इस खबर के प्रायोजक हैं पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर, जो एक ऐसा भरोसेमंद शिक्षा संस्थान जहां आपके बच्चों को मिलेंगे उनके सपनों के पंख। तो देर ना करें, आज ही नामांकन कराएं और संवारें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य। नर्सरी से जूनियर हाई स्कूल तक उत्तम शिक्षा का मात्र एक संस्थान, पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7007601185। साथ ही हमारा पता है निकट बड़ी मस्जिद, मोहल्ला दलियन टोला, तंबोर, जनपद सीतापुर। I, Mohammad Dilnawaz Gauri, Deputy Manager of Public Junior High School, I welcome you all to contact us for your child's bright future. नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के कस्बा तंबोर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कस्बा तंबोर की निवासी साइमा समरीन जी, जिन्होंने दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर डॉक्टर की उपाधि हासिल की है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो साइमा समरीन से डॉक्टर साइमा समरीन कैसे बनी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस उपाधि के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, इस इज़्ज़त अफजाई का बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इस इज़्ज़त से नवाजा है, इसके लिए मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप साइमा समरीन से डॉक्टर साइमा समरीन कैसे बनी। ये सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर हिम्मत नहीं हारते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो खुदा वो आपके हौसले को बुलंद करता है और आपकी मदद भी करता है। तो यही कुछ मेरे साथ भी रहा। मैंने हौसला नहीं हारा और कहीं गिव अप नहीं किया, कहीं मतलब मेरे लगन में, मेरे उसमें कमी नहीं आई, मेरे हौसलों में कमी नहीं आई। हालांकि मुश्किलें बहुत आईं और बहुत अड़चनें आईं, क्योंकि ये समाज ऐसा है, ये माशरा ऐसा है कि लड़कियों की तालीम को ये नहीं मानता है और लड़कियों की तालीम पे ये काम भी नहीं करता है, क्योंकि इंटर पास करा के, बीए पास करा के लड़कियों की शादी कर दी जाती है। उस समाज से हम आते हैं, उस माशरे से हम आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ तालीमी बेदारी नहीं है लड़कियों के लिहाज से। लड़कियों के हवाले से यहाँ कोई किसी को पढ़ाता लिखाता नहीं है। लेकिन हमारे वालिदैन, चूँकि हमारी वालिदा भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी और तंबोर में बहुत मशहूर थी, मिलाद वगैरह, इज्तिमा वगैरह पढ़ती थी और जो है वो काफ़ी, क्योंकि वो कफ़न का भी काम करती थी, कफ़न पहनाने और नहलाने धुलाने का, तो उस वजह से मेरी वालिदा बहुत मशहूर मारूफ़ थी लोगों में, तंबोर के लोगों में। तो मेरे वालिदैन कहीं ना कहीं मेरी हौसला अफजाई करते थे और दुआएं देते थे, और उन्हीं की दुआओं का ये समरा है कि यहाँ पे मैं आज बैठी हूँ आपके सामने। तो ये मैंने बताया अभी कि ये मुश्किल मरहला था। मेरी तालीम मदरसा रियाजुल उलूम से शुरू हुई। वहाँ पे मैं पढ़ती थी, तो मैं इतनी छोटी थी जब मेरी शुरुआत हुई है कि मेरी बड़ी बहनें जो थी वो मुझे गोदी लेकर जाती थी और शायद 2.5-3 साल की मेरी एज रही। तो जो मदरसा रियाजुल उलूम आप देख रहे हैं आज, इसमें दरख्त लगे होते थे और उन दरख्तों के साए में मैंने पढ़ाई की है। उन दरख्तों के साए में मैं सो जाती थी, क्योंकि उस वक्त टाट चलते थे, टाट पे बिठाया जाता था, बोरी पे बिठाया जाता था। तो जब मैं सो जाती थी वहाँ पे, तो मेरी बहनें मुझे गोद में उठा करके घर ले जाती थी। इस तरीके से मेरी तालीम हुई। 5वीं तक की तो मैंने यहीं मदरसा रियाजुल उलूम में पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई मेरी ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरे वालिद की इतनी इस्तात नहीं थी कि वो आगे की तालीम मुझे दिलवा सकते, क्योंकि मेरे भाई बहन भी बहुत ज़्यादा हैं, 11 भाई बहन हैं मेरे। तो मैं अब्बा के साथ दुकान जाने लगी। मेरे अब्बा की नमक तेल की दुकान थी बाज़ार में, तो क्योंकि कोई जाने वाला साथ में नहीं होता था, तो फिर मैं ही जाती थी और 5वीं के बाद अब्बा के साथ दुकान जाने लगी और अब्बा की मदद किया करती थी। तो एक दिन रिजवान अतीक साहब आए और वो हमारे अब्बा के बहुत मुखलिस दोस्त हैं जी। तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे अब्बा से उनके। नसीम नेता साहब हैं, उनसे भी अच्छे ताल्लुकात थे, वो हमारे दादा लगते हैं रिश्ते में और उनके वो भांजे हैं जी। तो मुझे देखा करते थे वो कि मैं पुरशौक निगाहों से लोगों को मुस्लिम इंटर कॉलेज आते जाते देखती रहती हूँ कि ये लोग पढ़ने जा रहे हैं और मैं अब्बा के साथ दुकान पे बैठी हुई हूँ। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप पढ़ने क्यों नहीं जाती हैं। तो मैंने कहा कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, और मेरी आवाज़ में थोड़ा सा रुहासी आवाज़ थी, गम था कि मैं पढ़ने नहीं जाती हूँ, मुझे शौक़ था पढ़ने का। तो उन्होंने कहा कि मार्कशीट लेके आना अपनी 5वीं की, मैं देखता हूँ।
मैं दूसरे दिन मार्कशीट लेकर आई तो उन्होंने कहा कि अब्बा से, मौलवी साहब बच्ची ज़हीन है और इसको तालीम दिलवाई जा सकती है और ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लाई है। अब्बा ने कहा कि मेरे पास इतनी सकत नहीं है और ना मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं आगे पढ़ा सकूं। जैसे सारे बच्चों को 5वीं तक की तालीम दिलाई है वैसे इसको भी दिलाई है। तो वही मरहला था कि फिर उन्होंने कुछ पैसे अब्बा को दिए और कहा कि इसका एडमिशन करा के आइए। जी जी, तो फिर मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो वहाँ अब्बा के सारे जानने वाले, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत सीधे साधे मतलब सादा पोश लोग हैं जी जिन्हें कहते हैं कि सफ़ेद पोश लोग। तो सफ़ेद पोश मेरे अब्बा ना किसी से लड़ाई न झगड़ा आज तक नहीं, लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं वो, खैर वो अलग मौजू है। तो मेरे अब्बा जब वहाँ पहुँचे और मैं उनको साथ में ले गई, फिर मैं बहुत शौक़ और बहुत खुशी से देख रही थी स्कूल को कि मैं यहाँ पढ़ूँगी शायद। वह गुमान में भी नहीं था कि इसमें कदम मेरा आएगा, लेकिन आया। फिर हमारे ओम प्रकाश सिंह साहब हैं, मास्टर मुशीर आलम साहब हैं, इन्होंने बहुत मदद की। इन्होंने अब्बा को बहुत इज़्ज़त से बिठाया और फिर बात की। तो अब्बा ने कहा कि ये कुछ पैसे दिए हैं रिजवान साहब ने, तो इसमें देख लीजिए इसका क्या हो सकता है। उन्होंने पूरी रकम मेरे अब्बा को वापस कर दी थी और कहा कि इससे आप कापी कलम ख़रीदिए और बिटिया यहाँ फ्री में पढ़ेगी। मौलवी साहब आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। तो इस तरीके से मेरा आगाज़ हुआ तालीम का वहाँ से, मुस्लिम इंटर कॉलेज से। तो वहाँ पे जो हमें असातिज़ा मिले, अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा आज तक बहुत अच्छे मिले हैं। मुस्लिम इंटर कॉलेज से लेकर के लखनऊ में भी और लखनऊ से लेकर JNU तक। JNU में मेरे प्रोफेसर रहे हैं मज़हर हुसैन मेहदी। तो मेरे घर के जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे तो उन्होंने मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि बेटा काम कितना हुआ है मेरी रिसर्च थीसिस का। तो मैंने कहा सर काम बस हो रहा है। तो उन्होंने मेरा थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ देखा। उन्होंने कहा सर बेटा क्या हुआ है, कोई मुश्किल है? तो मेरी आंख से आंसू निकल गए। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बहुत हौसला अफजाई की। कहा कि जो है हिम्मत नहीं हारना है, मौके आते हैं, मुश्किलें आती हैं, इनसे लड़ना है और मुश्किलों के बाद ही आपको कोई मंजिल मिल सकती है जी। और उन्होंने बहुत हौसला दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्योंकि उस्ताद रूहानी बाप होता है। ये मैंने पढ़ा है कि उस्ताद रूहानी बाप होता है। तो रूहानी बाप का जो किरदार निभाया वो हमारे मास्टर मुशीर आलम साहब हैं, मास्टर बदरुद्दीन साहब हैं, मास्टर परवेज़ साहब हैं और हमारे ओम प्रकाश सिंह साहब हैं। तो इन लोगों ने वाकई में बाप का किरदार निभाया और मैं JNU तक के मतलब मेरे जितने भी असातिज़ा मिले बहुत अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारी उनसे मुलाकात और बात होती है तो बहुत खुश होते हैं। तो साइमा समरीन जी, हम ये जानना चाहते हैं हाँ। कि इंटर के बाद जो आपकी पढ़ाई हुई वो किस तरह से, उसमें कौन सी कठिनाइयाँ बीच में आई जिनसे आपको लड़ना पड़ा और संघर्ष करना पड़ा? इंटर के बाद मैंने एंट्रेंस दिया था, क्योंकि मेरा जो भी एजुकेशन में है वो सब एंट्रेंस बेस पे है। क्योंकि आप ऐसे एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको मुट्ठी भर के पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे थे नहीं जी। तो बस यही था कि पैसे थे नहीं, तो मैं एंट्रेंस बेस पे ही सब कहीं क्वालिफाइड करती रही। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पहले ही पोजीशन में नाम आ गया और नाम जब आ गया तो मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहाँ रुकने की मतलब उतने अखराजात नहीं थे, उतना पैसा नहीं था, पैसों का इंतजाम नहीं हाँ, कि हम अखराजात वहाँ के अफोर्ड कर सकें। तो फिर ये हुआ कि हम घर पे रहते थे और पढ़ाई करते थे, एग्ज़ाम देने जाते थे लखनऊ। वहाँ पे किसी के यहाँ रह लिए या 1 महीने के लिए कमरा ले लिया। तो इस तरीके से हमने ग्रेजुएशन किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में ये हुआ कि वहाँ बताया कि क्लासेस कंपलसरी हैं, क्लास करनी पड़ेगी आपको। तो फिर ये मरहला जब आया तो उसमें मेरा छोटा भाई था, वो भी पढ़ता था, लेकिन उसने मेरे लिए अपनी पढ़ाई किनारे कर दी। तो उसने नौकरी कर ली। फिर उस वक्त उसको 3500 रुपये महीना मिलता था जी। उसने नौकरी कर ली और मैंने भी सिलाई मशीन रख ली वहाँ पे कमरे में ही, और एक रूम हमने रेंट पे लिया और उसमें सिलाई मशीन रख के मैं सिलाई करने लगी और मेरा छोटा भाई 3500 की नौकरी करने लगा। इस तरीके से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया लखनऊ में रेगुलर जाके क्लास करके। तो जब ये मुकम्मल हो गया तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ PhD भी होती है इसके आगे, क्योंकि यहाँ तंबौर में रहते हुए मुझे कुछ नहीं मालूम था। और जो डॉक्टर अलीम साहब हैं तंबौर के, हमारे UPSC फर्स्ट और लास्ट अभी तक जी UPSC क्रैक हैं, उनका जब UPSC हुआ था उस वक्त उनके घर में मिलाद रखी गई, क्योंकि हमारे तंबौर की एक रिवायत रही है कि जब खुशी का मौका होता है तो मिलाद उन नबी या इस तरीके का कोई प्रोग्राम रखते हैं जी।
तो वो मिलाद मेरी वालिदा पढ़ने गई थी, क्योंकि मेरी वालिदा मिलाद भी पढ़ती थी, अब तो अल्लाह को प्यारी हो गई वो। तो वहाँ पे मैं गई थी तो मैंने सुना कि इनकी कोई सरकारी नौकरी लगी है, और उतना शऊर नहीं था, मैं छोटी भी थी और हाई स्कूल में शायद रही थी। तो उस वक्त मुझे पता चला कि कोई सरकारी नौकरी लगी है और पढ़ाई इन्होंने की है और इस तरीके से इनको नौकरी मिली है। तो मैं बहुत तजस्सुस में थी, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करती थी कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है। फिर जब लखनऊ गई तो JNU का नाम सुना, तो वहाँ जाने का जज्बा पैदा हुआ कि मुझे वहाँ जाना है। फिर धीरे धीरे मालूम हुआ कि डॉक्टर अलीम साहब ने वहीं से पढ़ाई की है और PhD की है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी वही करना है जो डॉक्टर अलीम साहब ने किया है। तो कहीं ना कहीं इनसे मैं बहुत मुतासिर थी, बहुत ज़्यादा ही मुतासिर थी। हालांकि हमारे घर के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन चूंकि उम्र का इतना फ़र्क है तो इस वजह से हम कोई फ्री होकर बात नहीं कर सकते थे, और मुलाकात भी नहीं हुई कभी कि बात की जाए कि क्या किया है आपने। तो ऐसी पर्सनालिटी से मैं बहुत मुतासिर हो जाती थी कि इन्होंने क्या किया है जो ऐसा हो गया है। फिर मैं जानना चाहता हूँ, जब आप दिल्ली में रुकी और दिल्ली में जब आपने शिक्षा हासिल की, तो वहाँ पर आपने कौन कौन से संघर्ष किए अपनी पढ़ाई के लिए, अपने खाने पीने के लिए? दिल्ली में कोई संघर्ष नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह 75% मेरा आया हुआ था। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया। हाँ, मुझे एक परेशानी ज़रूर हुई जब मैं वहाँ एंट्रेंस देने गई थी। तो दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मेरा वो पड़ा था सेंटर, जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होना था, और उस दिन मुझे कॉलरा हो गया था सफ़र में, क्योंकि पहली बार मैं घर से निकली थी, ट्रेन का सफ़र किया और गर्मी बहुत थी। वो मई जून का महीना था। तो फिर वो गर्मी की वजह से और दिल्ली की तपिश नीचे से और पोल्यूशन और प्लस रश वहाँ का, गाड़ियाँ, ये सब, तो उसमें मुझे कॉलरा हो गया। तो एग्ज़ाम सेंटर में जब मैं गई थी तो फिर मैं वो इलेक्ट्रॉल लेके गई थी जी, कि वो पीते रहना है और एग्ज़ाम देना है। इलेक्ट्रॉल पाउडर? हाँ, इलेक्ट्रॉल लेके गई थी। तो वो मैंने पी के वो फिर पेपर लिखा और सबसे पहले कॉपी जमा कर दी, और बाहर निकली तो मेरा भाई साथ में था, छोटा मसरूर आलम। तो ये कहीं चला गया और उस वक्त मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। तो अब मैं इसका इंतज़ार कर रही थी धूप में खड़े हो करके, और कहीं पे वहाँ शेड नहीं था, कहीं साया नहीं था जहाँ मैं खड़ी हो जाती। तो मैं दुआ कर रही थी कि ये दिल्ली बहुत बुरी है और यहाँ मेरा एडमिशन ना हो, अलीगढ़ में हो जाए, क्योंकि अलीगढ़ से मुझे अकीदत थी, सर सैयद को पढ़ रखा था, उस वजह से मुझे अलीगढ़ बहुत पसंद था और आज भी है। तो मैंने वहाँ पे ये किया कि यहाँ पे एडमिशन नहीं, इतनी धूप है यहाँ पे, इतनी गर्मी है, यहाँ पे मैं नहीं सरवाइव कर सकती, लेकिन वहीं पे होना था और वहाँ हो गया। फिर जब सुना कि JNU में कोई हॉस्टल फ़ीस नहीं है, कोई सेमेस्टर फ़ीस नहीं है और फेलोशिप भी मिलती है जी। क्योंकि JNU ऐसा इदारा है जहाँ पे 5,000 महीने के फेलोशिप मिलती है आपको MPhil में एडमिशन पे, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको 2,000 रुपये महीना देती है जी। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है वहाँ पे कि बच्चा अगर कोई गरीब है तो वहाँ पे पढ़ सकता है। तो ये सोच के फिर मैंने JNU को चूज़ किया। मेरा 3 जगह एंट्रेंस बीट हुआ था, एक अलीगढ़ में और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में और एक यहाँ JNU में। तो JNU मैंने चूज़ किया क्योंकि वहाँ हॉस्टल कैंपस के अंदर है और फ़ीस कोई नहीं है। सबसे बड़ा तो मसला हमारा फ़ीस का था, वो नहीं थी वहाँ 120 पर सेमेस्टर फ़ीस पड़ती है जो एकेडमिक फ़ीस होती है, और हॉस्टल का भी कुछ 1400-1500 आता था जी। लेकिन जैसे ही हमारा वहाँ एडमिशन हुआ, वहाँ हम गए तो फौरी तौर पे हॉस्टल मिल गया, रूम मिल गया। रूम मिलने के बाद आपको कोई फ़िक्र नहीं रहती, फिर आपको रूम मिल गया। तो खाने पीने में भी वहाँ मेस चलता है, डाइनिंग जिसे कहते हैं, तो वहाँ मेस चलता है तो खाना भी बना बनाया मिलता है, और खाना इतना सस्ता था वहाँ का कि 2016 में मेरा एडमिशन हुआ था तो उस वक्त 1400-1300 बिल आता था एक महीने का जी। तो वो परेशानियाँ तो ख़त्म हो गई, और फिर उसके कुछ दिनों बाद मेरा मौलाना आज़ाद रिसर्च फेलोशिप में नाम आ गया। तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन हमारी वालिदा का हम भी यही ख्वाब लेकर के गए थे कि हम UPSC करेंगे और ये सारे एग्ज़ाम हम देंगे। आपका सपना था UPSC जी करने का? मेरा था। कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर साहब से इंस्पायर थी, तो इस वजह से मुझे धीरे धीरे पता चला कि इन्होंने UPSC किया है, तो मैंने कहा मुझे भी करना है। लेकिन 2017 में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। वहीं से हम लोग बिखर गए, टूट गए।
सारे सपने जो ख्वाब थे वो सब अधूरे रह गए, क्योंकि मसाइल पैदा हो गए। क्योंकि जब आपकी ट्रेन का इंजन ही ख़राब हो जाए, वो काम का ना रहे, तो डिब्बे बिखर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे घर का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ कि सारे डिब्बे बिखर गए और इंजन ख़त्म हो गया। तो फिर ज़हनी सुकून नहीं मिला जी। और जहन बहुत ज़्यादा मफलूज हो गया, लोगों ने मफलूज कर दिया। क्योंकि लड़की का वैसे भी पढ़ाई करना और दिल्ली जाना मायूब समझा जाता था। तो किसी ने कहा कि दिल्ली में वो ये करती है, किसी ने कहा, जो जिसके मन में आया, जैसी जैसी ज़बानें बोली गई वो सब मेरे बारे में बोली गई। लेकिन मैंने कहा कि मेरा एडमिशन हुआ और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मुझे वहाँ से पैसा मिल रहा है। तो पैसे की वजह से मैंने छोड़ा नहीं उसको, कि मुझे ये करके ही रहना, कि अगर छोड़ दूंगी तो पैसे नहीं मिलेंगे जी। तो फेलोशिप की वजह से मैं वहाँ पे रुकी रही और जमी रही और डटी रही। बहुत प्रॉब्लम आई। यूनिवर्सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन हमारे घरेलू मसाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और आज भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जी रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा कमाल है, कितनी मुश्किलात में तुमने पीएचडी जमा कर ली और आज भी मतलब ज़िंदा रहना ही कमाल है, इस तरह के हालात बन गए। तो बस यही मेरा सफ़र रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ यहाँ पे। चलिए साइमा जी, ये बताइए उन महिलाओं के, उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनके घर वाले उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं और उनका हौसला नहीं देते हैं, उनके हौसलों को मार देते हैं और उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है, जिनको तमाम तरह के ताने मिलते हैं? देखिए, वालिदैन को अपनी बेटियों पे एतमाद करना चाहिए और एतमाद में उनको लेना चाहिए, अपने एतमाद में। अगर आप बेटियों को एतमाद देंगे और अपने आप पे भी एतमाद करेंगे और अपनी तरबियत का, सबसे बड़ा जो ये प्रॉब्लम होती है तो वो तरबियत की होती है। वालिदैन अच्छी तरबियत नहीं करते हैं, बेटियों को कुछ बताते नहीं हैं और फिर उनको लगता है कि हमारी इज़्ज़त उछल जाएगी अगर लड़कियां बाहर जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप उनको इस्लाम के दायरे में तरबियत दीजिए, इस्लाम की बातें बताइए, शरीयत की बातें बताइए। उसके बाद आप उनको एतमाद में लीजिए कि वो आपको हर एक बात बता सकें, अपनी मुश्किलात शेयर कर सकें आपसे, कि अगर उन्हें कोई बाहर कुछ बोल रहा है तो आप को आकर बता सकें। किसी और को ना बताते हुए अपने पेरेंट्स को वो बताएं, अपने वालिदैन को बताएं, क्योंकि वालिदैन से ज़्यादा बेटियों का कोई सगा नहीं हो सकता। तो ये, क्योंकि इतना रिश्ता मजबूत नहीं होता है वालिदैन और बेटियों के बीच में, इस वजह से वालिदैन को कहीं ना कहीं खौफ होता है कि कुछ ऊंच नीच हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चियों को परवाज़ अगर आप देंगे तो वो आपके इज़्ज़त में जो है कोई धब्बा नहीं लगने देंगी। आप भरोसा तो कीजिए बेटियों पे। तो सबसे बड़ा जो ये है तो वो एतमाद की कमी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एतमाद की कमी। ना बच्चियों को माँ बाप पे होता है, ना माँ बाप को बच्चियों पे होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये समाज कबूल नहीं करता है, मायूब समझता है तालीम को। लेकिन अगर बच्चियाँ बाशऊर हो गई हैं तालीम हासिल करके तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने भी किया है, मुझे भी बहुत कुछ ताने मिले हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जिससे मेरे वालिदैन की इज़्ज़त पे दाग आए। और लोग तो कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन आप अपना काम करते रहें। तो ये हमारे साथ डॉक्टर साइमा समरीन जी थी जो हमसे बातचीत कर रही थी, जिन्होंने अपने संघर्ष के बारे में अपनी दुख भरी कहानी बेबाकी से हमारे कैमरे के सामने रखी और जो संघर्ष उन्होंने किया उन्होंने हमारे कैमरे के सामने बताया। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ में नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।